दोस्तों नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट इकोलॉजी में इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं और जिन पे क्वेश्चन भी बन जाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लाइमेट बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर रीजन की आप बात कर लो, कोई भी आप ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, तो वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि वहाँ पर टेम्परेचर किस हिसाब से किस पर्टिकुलर टाइम पर कितना रहता है, एक मतलब सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, पहली चीज़। इसी तरीके से वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखें तो उसको हम रेनफॉल बोल दिया करते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कारण कि प्रेसिपिटेशन में स्नोफॉल भी आ गया, ठीक है, उसमें रेनफॉल भी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पानी का जो है वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे गिरना ही प्रेसिपिटेशन होता है। तो ऐसे में प्रेसिपिटेशन पैटर्न क्या है वो आप देखो, और कम से कम ये आप देखोगे 30 साल के लिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में किसी भी एरिया की क्या क्लाइमेट है। ठीक है ना, वहाँ पर हवाओं का पैटर्न क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहा है, जनवरी में क्या किस तरीके से टेम्परेचर रहता है, फरवरी में क्या है, या दिसंबर में क्या रहता है, या फिर गर्मियाँ कब आती हैं, वो आपको आइडिया लग जाए। और साथ में रेनफॉल पैटर्न या स्नोफॉल पैटर्न आप समझ जाओ। तो ये जो चीज़ होती है, जब लंबे समय तक एक ही बिहेवियर शो करती है, एक टाइम साइकिल को जब हम लेते हैं पूरे साल की में, तो उसी को उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट बोल दिया जाता है। और इसी लॉन्ग टर्म पैटर्न में अगर आपको शिफ्ट देखने को मिल जाए, चेंज देखने को मिल जाए, जैसे कि लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर कुछ और था बट अभी टेम्परेचर जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और दिखाई दे रहा है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो भी आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विंड पैटर्न, हवाओं की दिशा, हवाओं की दशा वो भी बदल रही है। कहने का मतलब कि क्लाइमेट जो है, जो लंबे समय से एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड के साथ में आगे चल रहा है, उसमें जब चेंज आने लग जाते हैं तो उसी को क्लाइमेट चेंज बोल देंगे। इसका मतलब लॉन्ग टर्म पैटर्न्स में वेरिएशन आना ही क्लाइमेट चेंज है। तो ये जो चेंज है ना कहीं किसी भी एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक साबित हो जाता है। देखो वेदर जो होता है ना, मौसम, वो तो देखो आपको पता है कि अभी गर्मी पड़ रही है, पता पड़ा कि बादल आए और बारिश कर गए तो ठंड हो गई, तो ये तो स्विचिंग जो है एक अलग है। बट 30 साल से आप देख रहे हो कि जनवरी में क्या होता है, जून में क्या होता है, अगस्त में क्या होता है, बट अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल, आपके आसपास में जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, उस पर पूरा एक असर आपको देखने को मिलेगा। और वही पॉइंट बना देता है इस क्लाइमेट चेंज को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे। तो क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज रिसेंट टाइम में न्यूज़ में रहे, हाईलाइटेड रहे, उनको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले है कोरल रीफ्स। बेसिकली अभी एक स्टडी क्या आती है कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे प्लेनेट का, वो बोले ज़्यादा खतरा साबित हो रहा है इन कोरल रीफ्स के लिए एज कंपेयर टू ओशनिक एसिडिफिकेशन। अब इसमें सिंपल सी बात हमें समझनी है कि कोरल रीफ्स जनरली कहाँ मिलेंगी, सीधी बात है ओशनिक बॉडीज़ में। अब ओशनिक बॉडीज़ में पानी है वो कैसा होता है, सॉल्टी। सॉल्ट कंटेंट जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, अगर वो सॉल्टी है या फिर आप कह सकते हो बेसिक टेंडेंसी वाला है, तो उसकी पीएच वैल्यू आपको 7 से ज़्यादा मिलेगी। ओके, अब होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस लगातार एमिट होती रहती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है किसके साथ में, ओशनिक वाटर के साथ में। अब ओशनिक वाटर के साथ मिक्स होकर के वो बनाती है कार्बाइड या कार्बोनिक एसिड। अब वो एसिड जो होता है वो इस पीएच वैल्यू को 7 से कम कर देता है, और 7 से कम अगर पीएच वैल्यू चली गई तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल की टेंडेंसी कैसी हो गई, एसिडिक। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जिस एरिया में भी इस तरीके से, या फिर हम ओशनिक बॉडी की बात करें तो वहाँ पर ये जो पीएच वैल्यू 7 से नीचे चली गई तो ओशियन एक तरीके से एसिडिफिकेशन हो जाता है ओशन का। वो नो डाउट खतरा है इन कोरल रीफ्स के लिए, जो कि एक्चुअल में एक कहते ना कि समुद्री जीव और समुद्री शैवाल का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। बट स्टडी ने क्या बताया कि बोला एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन से ज़्यादा खतरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब सीधी बात है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होगा ना, तो मान के चलिए कि ओशनिक बॉडीज़ का टेम्परेचर है उसमें भी चेंज आएगा। और जो भी वाटर में रहने वाली जो भी प्लांट या जो भी एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज होती है ना, वो बड़ी छोटी होती है। आपको पता है कि पानी गर्म भी बहुत धीरे धीरे होता है, ठंडा भी धीरे धीरे होता है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो एक्वाटिक बॉडीज़ में हैं,
जिनमें पर्टिकुलर कोरल रीफ की बात करें, तो ये जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते अगर टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए तो वहां पर ये चीज़ ये क्लियर कर दी स्टडी ने कि जो ओशियनिक बॉडीज है उनका टेम्परेचर बढ़ना ज़्यादा खतरा है एज कम्पेयर टू एसिडिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा कोरल रीफ्स के बारे में जानते हैं, फिर इन चीज़ों को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, कोरल रीफ बेसिकली ओशियनिक बॉडीज में मिलने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब कोरल्स बेसिकली एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स, ठीक है, जिनके कम एक तरीके से बैकबोन नहीं होती, बैकबोन लेस जो भी एनिमल्स होते हैं उनको इनवर्टिब्रेट बोल देते हैं, और जिनके होती है उनको वर्टिब्रेट बोल दिया जाता है। तो ये मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, और कोरल जो है वो अपने फूड के लिए एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। कोरल तो क्या है, एनिमल है, ठीक है, और अपने चारों तरफ जो है वो कैल्शियम का इनका एक शेड बना करके रखता है अपने प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वही चीज़ है कि इनको चाहिए होता है फूड। अब फूड कहाँ से मिले, या तो किसी की हंटिंग कर ले या किसी के साथ में ऐसा रिश्ता स्थापित कर ले कि जिससे एक दूसरे को फायदा हो। जब एक दूसरे से फायदा हो, दो इंडिविजुअल्स ए और बी जब दोनों एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे से एक दूसरे को फायदा मिले, तो उसको देखो सिम्बायोटिक रिलेशन बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर कोरल जो होती है वो क्या करती हैं कि ओशनिक बॉडीज में मिलने वाली एक माइक्रोस्कोपिक या सिंगल सेल एल्गी, मतलब बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर वाली जो शैवाल है उनके साथ में ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देता है, जिन शैवाल्स को हम बोलते हैं जूजेंथिला। तो जूजेंथिला प्लस कोरल ये मिलकर के अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब कोरल ने तो क्या कर दिया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, और जूजेंथिला क्या करेगा, इन कोरल्स को फोटोसिंथेसिस के आधार पर फूड बना करके और इनको फूड दे देगा। और कोरल काम क्या कर रहा है, इन जूजेंथिलास को एक तरीके से प्रोटेक्शन दे देगा, हैबिटाट दे देगा, रहने की जगह दे देगा। अब देखो, एक ने घर दे दिया, एक ने खाना दे दिया, बन गया अच्छा रिश्ता। इस तरीके की रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसी के आधार पर ये कोरल रीफ्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, तो कोरल एनिमल हो गए। रीफ जब डेवलप होता है तो उसमें क्या आ रहा है, आपके ये जो कलरफुल ऊपर आपकी जो कलर्स दिख रहे हो ना, ये बेसिकली जूजेंथिला आपकी माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, बहुत माइक्रोस्कोपिक, मतलब आप देखोगे उनको बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। तो ऐसी रिलेशनशिप में ये साथ में रहते हैं। आप देखोगे कि इनकी प्रेजेंस अपने आप में किसी भी ओशनिक बॉडी के हेल्थ के बारे में इंडिकेट करती है। जहाँ पर इनकी प्रेजेंस है, मान के चलो कि वहाँ पर एक अच्छा खासा आप कह सकते हो कि ओशनिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम मेंटेन्ड है। और साथ में इनको सी रेन फॉरेस्ट भी बोल दिया जाता है। कैसे, अब देखो ये जूजेंथिलाज हैं, एल्गीज हैं, क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इनटेक के तौर पे आप क्या लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे में आप खुद देख लो कि जिस तरीके से अमेजोन रेन फॉरेस्ट है या कॉन्गो बेसिन वाले एरिया की बात करें इक्वेटर के आसपास में, जहाँ पर जंगल लगते हैं बहुत सारी बारिश के चलते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके ही तो प्रोड्यूस करते हैं ना, अपने आप को, अपनी ग्रोथ इंश्योर करते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से कार्बन कैप्चर का काम कर रहे हैं। तो मोर और लेस ये जो आप कह सकते हो कोरल रीफ्स है ना, ये भी उन्हीं रेन फॉरेस्ट एरियाज की तरह काम करती हैं। और आप देखोगे कि एक बहुत ही हेल्दी और डाइवर्स इकोसिस्टम भी तैयार करती हैं। कैसे तैयार करती है, आप देखो कि जिस एरिया में ये प्रेजेंट होती है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स आने लग जाते हैं। छोटे एनिमल्स तो देखो वैसे भी आ जाएंगे, और फिर उनके चक्कर में बड़े बड़े एनिमल्स भी आ जाएंगे, जैसे टर्टल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, फिशेज हैं वो आ जाएंगी। कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिखाई दोगे। कहने का मतलब ये यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के ओशनिक प्लांट्स और ओशनिक एनिमल्स जो हैं वो आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे। इसीलिए इसको आप कह सकते हो कि ये रेन फॉरेस्ट ऑफ सी है। जैसे हमारे सरफेस पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल इक्वेटर के आसपास में अमेजोन बेसिन और वो पे एग्जैक्टली मोर और लेस वैसा इनका सीन रहता है। सबसे मज़े की बात क्या है कि ये ओशनिक या फिर मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी की बात करें ना, वो लगभग इनके अंदर 25% आपको मिल जाएगी, बट ये एरिया कितना कवर करते हैं, ओनली 1%। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करती है कि सिर्फ 1% एरिया में फैला हुआ ये जो एक कॉम्बिनेशन है कोरल का और जूजेंथिला का, इसने 25% तक बायोडाइवर्सिटी दे रखी है मैरीटाइम या मरीन इकोसिस्टम में। तो इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है ना, तो उसकी वजह से ये जो कोरल्स है ना, जिनके ऊपर
वो जूजेंथला आकर के सेटल हो रहा है, इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रही है। तो कोरल क्या अंडर स्ट्रेस चली जाती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। अंडर स्ट्रेस जाते ही सबसे पहले क्या होता है, ये रिश्तेदारी टूट जाती है और जो जूजेंथला है उनका रिमूवल हो जाता है और इस तरीके से आप मोर और लेस देखोगे कि कोरल का कलर है वो एकदम फेड हो गया। जिस तरीके से आप ब्लीच करवाते हो ना, उस तरीके से कलर फेड हो गया और यही कहलाता है कोरल ब्लीचिंग। ये केवल टेम्परेचर राइज होने की वजह से भी नहीं होता। कई बार जब पोल्यूशन बढ़ जाता है ना किसी भी वाटर बॉडी में, जैसे अगर हम हमारे आसपास के एरिया की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलरली मोटी मोटी हम बात कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इधर वाले एरिया में, तो ये भी ओशनिक बॉडीज है ना, सॉल्टी वाटर है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि लगातार पोल्यूशन आ रहा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के चलते, तो यहाँ पर भी कोरल ब्लीचिंग बहुत हाई स्पीड से देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश होती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात बता रही है। वो ये कि 2009 से 2018 के बीच में कितना टाइम हो गया, लगभग 9 साल का। बोलो वर्ल्ड की जितनी कोरल रीफ्स है ना, उनमें 14% कोरल रीफ्स तो खत्म हो चुकी हैं केवल 9 साल के अंदर अंदर। और ये रिपोर्ट भी 2020 में आती है। रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेटस ऑफ कोरल रीफ ऑफ वर्ल्ड। 2020 की ये रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में ये बड़ी एक चौंकाने वाली बात निकल के आई है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, किसने प्रोड्यूस की? देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तो है ही इसमें, प्लस इसके अलावा इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI वो भी है, प्लस ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है वो भी मिलके काम करता है। तो इन तीनों ने मिलकर के और ये चीज़ बताई कि एक्चुअल में कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, जिनमें पर्टिकुलरली एक तो टेम्परेचर राइज तो है ही जिसको ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा पॉल्यूशन और तीसरा ओशन एसिडिटी। क्योंकि जैसे ही एसिडिक बिहेवियर ओशनिक वाटर का राइज होगा, इसका मतलब इनकी जो टॉलरेंस रेंज है सैलिनिटी की, उसके बाहर चेंजेस आने लग जाएंगे, केमिकल चेंज आ जाएंगे, तो फिर ये स्ट्रेस में आ जाएगी। अब आप देखो कि जब हेल्दी कोरल रीफ होती है तब तो इस तरीके से है, और जैसे जैसे इन पे स्ट्रेस आता है ये कोरल ब्लीच होने लग जाती है। जूजेंथला है वो हटना शुरू कर देता है, क्योंकि फिर कोरल जो है वो स्ट्रेस में आ गया। आप सीधी बात है, आप अगर किसी को अपने घर में रख रहे हो, आप खुद ही स्ट्रेस में आ रहे हो, तो फिर रखोगे थोड़े ना कि भाई तू जा मैं मेरा देख लूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरी एल्गीज है वो आकर के इन पे रहना स्टार्ट कर देती है, जो कि वो ब्यूटिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी वाला सीन बनता नहीं है। तो इस तरीके से कोरल रीफ है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनके ऊपर जो है वो एक नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है लगातार, जिस तरीके से भी आप कह सकते हो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट लिव्ड हैलोजन। शॉर्ट लिव्ड हैलोजन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, फिर हम समझेंगे एक्चुअल में क्या कंटेक्स्ट है। देखो शॉर्ट लिव्ड हैलोजन जो होता है ना, वो बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीन होते हैं, जिनकी मोर और लेस अगर एटमॉस्फेयर में लाइफ देखे ना तो लगभग 6 मंथ्स तक की होते हैं। तो 6 महीने तक एक बार अगर रिलीज हो गया तो 6 महीने तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसका मतलब ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है, तो इस वजह से इनको शॉर्ट लिव्ड बोल दिया। और हैलोजन बेसिकली क्या होता है, ये देखो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और इस सॉल्ट बनाने के बिहेवियर के चलते ही, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम के साथ में क्लोरीन का रिएक्शन हुआ तो सोडियम क्लोराइड जो नमक है, हम जिसको सॉल्ट बोलते हैं, नॉर्मल जो सॉल्ट है टेबल सॉल्ट, वो बनता है। तो होता क्या है यहाँ पर कि एक ग्रीक वर्ड है बेसिकली हैलोजन जो है, जिसमें एक वर्ड तो आ गया आपका हेल और एक आपका आ गया जेन। हेल का मतलब तो होता है सॉल्ट, जेन का मतलब जनरेशन प्रोडक्शन। तो इस तरीके से वो एलिमेंट जो कि सॉल्ट प्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, उनको आप हैलोजेंस बोल दिया करते हो। अब रिसेंट स्टडी क्या निकल के आई है, वो कुछ ऐसी है कि जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस हैं, जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेजर हैं, बोले ये ग्लोबल कूलिंग में काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब उसमें क्लोरो वर्ड जो आ रहा है वो बेसिकली क्लोरीन के लिए आ रहा है। और हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि क्लोरीन तो जो है वो हमारे लिए जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करने वाली ओजोन गैस है उसको ख़त्म करती है, और जिसके चलते ओजोन गैस जब ख़त्म होती है तो ओजोन होल बनता है, और उसकी वजह से जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हम तक पहुंच करके हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर हो सकता है,
या फिर कैटरेक्ट, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर फिर क्लोरीन जैसे ये जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस है ये कैसे बेनिफिशियल हो गए। तो बेसिकली स्टडी में क्या बताया गया है वो हम समझते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, बोलो उसका लेवल बढ़ रहा है क्योंकि हम लगातार फॉसिल फ्यूल और ये बर्न करते हैं। तो इसके वजह से ये ओशियन में रिएक्शन करती है किसके साथ में, पानी के साथ में, और बना लेती है कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ओशन की जो सॉल्टी टेंडेंसी है वो एसिडिक टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है। दैट मीन्स पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से कम आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है ओशियनिक इकोसिस्टम की बात करें। अब क्या होता है कि ये जो ओशियनिक एसिडिटी को राइज होने की वजह से जो ओशियंस में ये जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस है ना, ये डिजोल्व प्रॉपर नहीं हो पाते, क्योंकि सेलाइन कंटेंट होता है ना, तब तो देखो फिर भी ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मिक्स होकर के और मोर और लेस वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट क्रिएट कर देता है। बट यस, एसिडिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर सॉल्ट बनने का जो प्रोसेस है वो हो गया कम। अब सॉल्ट बनने का कम प्रोसेस हो गया, इसका मतलब हैलोजेंस जो हैं उनकी प्रेजेंस अगर ओशियन में है तो वो वहाँ पर डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, घुल नहीं पाएंगे। ऐसे में हैलोजन फिर क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बाहर निकलेंगे कि नहीं। अब जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तब वहाँ पर अपना रंग दिखाना स्टार्ट करेंगे। वो कैसे दिखाएंगे, देखो कि जब हम नॉर्मली ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, मान लो हम अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं, कभी फॉसल फ्यूल जला रहे हैं, कभी आप देख सकते हो धूल उड़ती रहती है, तो कुल मिलाकर के हवा में सॉलिड और लिक्विड जो भी मटेरियल है उसके पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिनको हम नॉर्मली पार्टिकुलेट मैटर के नाम से भी जान लिया करते हैं। और कुछ और तरीके से जैसे फॉग, ठीक है, फॉग भी क्या है, मोर और लेस आपका लिक्विड जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में है। अब क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते आप यहाँ पर जो एरोसोल क्रिएट कर, एरोसोल का मतलब क्या हो गया, इसी तरीके से सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को एरोसोल बोल देते हैं। अब एरोसोल जो होता है ना वो सनलाइट को आने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अब एरोसोल अगर बन रहा है, ध्यान से समझे, एरोसोल अगर बन रहा है जो किसकी वजह से बनता है, हमारी एक्टिविटीज़ के चलते हैं, या फिर पानी का कोई सस्पेंडेड पार्ट आ गया, या फिर वहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स है वो हवा में झूलते हुए है, तो वो एरोसोल क्रिएट कर देंगे। अब एरोसोल का काम क्या है भाई, आने वाली सनलाइट को वो आने नहीं देगा, तो बाहर की बाहर रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो ये कैसा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, कूलिंग का। बट होता क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझना, इस चीज़ को बड़ा डीपली समझना ज़रूरी है, एक पॉइंट को समझना, क्योंकि कहीं पर तो कूलिंग होगी, कहीं पर वार्मिंग होगी, और ओवरऑल नेट जो है वो कूलिंग निकल के आएगी। ठीक है, तो एरोसोल बनने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको ये बेसिकली हैलोजेंस है ना ये कम कर देते हैं। अब हैलोजेंस जो हैं वो अगर एरोसोल नहीं बनने देंगे तो ये मान के चलो कि सनलाइट है वो इजीली अर्थ सरफेस तक पेनिट्रेट करके पहुंचेगी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला काम तो क्या होता है कि ये जो शॉर्ट लाइव्ड हैलोजेंस हैं इनका एटमॉस्फेयर में मिक्स होने की वजह से एरोसोल फॉर्मेशन आपका पड़ जाता है कम, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ज़्यादा। तो एक तो पॉइंट आपको ये समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस हैं ये क्या है, ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे। अच्छा, ओजोन, यहाँ पर हम कौन सी ओजोन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी जो ट्रोपोस्फेयर में है ओजोन है। इसका मतलब ग्राउंड के आसपास में जो ओजोन मिलती है ना, जो कहीं ना कहीं खुद एक ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट शो करती है। देखो, ओजोन अगर आप अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन मिलती है वो देखो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको रोक देती है, जिससे कि हम आसानी से ज़िंदगी कंटिन्यू कर सके। बट यस, जो अर्थ सरफेस पे जो ओजोन बन रही है ना, ये बेसिकली कैसे बनती है, ये बनती है जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, या फिर हमारी लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके चलते रिएक्शन होकर के परिणाम के तौर पर आपको ग्राउंड लेवल पे ओजोन मिल जाएगी। अब आप देखो कि ये यहाँ पर जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस जो निकल रहे हैं एटमॉस्फेयर इससे, ओशनिक बॉडीज हैं, क्योंकि डिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके और ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ग्राउंड के आसपास में कम हो रही है तो वो का इफेक्ट शो करेगी आपको कूलिंग। इसका मतलब दूसरा पॉइंट आपका कूलिंग का आ गया। तीसरा,
जो ये शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस होते हैं ना, ये बेसिकली पानी को जब हम ब्रेक करते हैं तो दो पार्ट्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन और एक तरीके से OH, H और OH के पार्ट में। तो OH वाला जो पोर्शन है ना, OH वाला पोर्शन, उसको कहीं ना कहीं उसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देते हैं ये हेलोजेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये OH वाला कंटेंट जब नहीं बनेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या फिर जो एमिट होने वाली ग्रीन हाउस गैस है, दैट इज मीथेन, उसको एक लॉन्ग लाइफ दे देगा, क्योंकि मीथेन की टेंडेंसी होती है कि वो OH के साथ रिएक्शन करे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर OH के साथ मीथेन रिएक्शन करेगी तो मीथेन की लाइफ छोटी, बट OH की फॉर्मेशन में हर्डल बन गए कौन, ये आपके हेलोजेंस। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये OH की फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं एक तरीके का हर्डल हो गया, तो मीथेन की लाइफ बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो तीन हमने केस देखे, मैं तीनों को फिर से समअप कर देता हूँ। एरोसॉल की कम फॉर्मेशन के चलते ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन गैस को डिक्रीज करने के चलते ग्लोबल कूलिंग, और मीथेन की लाइफ स्पैन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ वार्मिंग और यहाँ पर कूलिंग। बट ओवरऑल जब रिसर्च में निकाला गया तो इनका जब नेट निकला ना कि नतीजा क्या है, तो बोले ये नेट कूलिंग दे रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा एरोसोल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी या मीथेन लॉन्गेविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, उससे ज़्यादा तो बोले कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। और ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को लेकर के जो भी मॉडल्स चल रहे हैं, बोलो उनमें इसके बारे में कोई कंसिडरेशन ही नहीं ले रखा। और ये चीज़ इस स्टडी ने बड़ी इंपॉर्टेंट कह सकते ना हाईलाइट की है। जबकि अभी तक हमने क्लोरीन के बारे में ये देखा है कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के, ठीक है, समताप मंडल में जाकर के और वहां पर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन को ऑक्सीजन में और एक एलिमेंटल ऑक्सीजन और एक नाइव ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और उसके चलते फिर अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अंदर घुस जाती है, क्योंकि आपके वहां पर ओजोन होल हो गया। बट रियल सेंस में, रियल क्या मतलब, इस स्टडी की बात करें तो इस स्टडी में यहाँ पर इन शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस ने क्या कर दिया कि ग्राउंड लेवल पे जो घातक ओजोन है, पॉल्यूटेंट ओजोन है, उसको खत्म करने का काम कर दिया, जो कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर रहते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आने वाली रेस को तो आप अलाउ करते हो, बट जाने वाली रेस को आप रोक लिया करते हो। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं ओजोन अच्छा खासा किया करती थी, बट ओजोन को कंट्रोल करने में अब ये जो शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ओजोन का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हो रहा है कम, और अल्टीमेटली ओवरऑल देखा जाए तो कूलिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली शो कर रहे हैं ये शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस। तो इस तरीके से ये जो स्टडी है ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्टडी में जो भी आउटकम्स आए वो मैंने आपको अच्छे से पूरी कोशिश की है कि एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरीके से कहाँ पर क्या हो रहा है, और इस पर्टिकुलर डायग्राम को भी आप अच्छे से एक बार समझ के रखोगे, ठीक है। इसके अलावा देखे जाए तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज मायरिस्टिका स्वैम्प। सबसे पहली चीज़ तो स्वैम्प का आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऐसा लैंड या ज्योग्राफिकल एरिया जो कि मोर और लेस दलदली होता है, जहाँ पर पानी जो है वो फंसा हुआ है, ना तो कंप्लीटली इवेपोरेट हो रहा है ना ओवर फ्लड हो रहा है, बट दलदली हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मेरिस्टिका स्वैम्प है ये कहाँ पर है हमारे यहाँ पे, ये आपको मिल जाएंगे केरला में। इसके अलावा वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है उसमें आपको मोर और लेस इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी। ये मेरिस्टिका नाम कहाँ से आया ये भी हम समझेंगे, बट यह सभी जो रिपोर्ट है या कंटेक्स्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो मेरिस्टिका स्वैम्प है ना, ये केरला वाले एरिया में लगातार सिंक कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि स्वैम्पी एरिया में मिलने वाले जो प्लांट्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं, बड़े यूनिक होते हैं, और इनके साथ में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी सर्वाइव करती है। अब ऐसे में अगर इस इकोसिस्टम को कहीं डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कंसिडर होगी। अब देखो ये जो मेरिस्टिका स्वैम्प है ये है क्या, इसके बारे में छोटी सी बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये रेन फॉरेस्ट है, इसका मतलब ऐसे एरियाज में आपको मिलेंगे जहाँ पर बरसात आपको मोर और लेस थ्रू आउट ईयर मिल जाए। जैसे कि हम वर्ल्ड ओवर देखें तो इंडिया में तो देखो वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा, इसके अलावा हम साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे, उधर जाओ मलेशिया, इंडोनेशिया उस तरफ, तो वहाँ पर भी रेनफॉल आपको थ्रू आउट ईयर मिल जाएगा। और उसी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऊपर जाओगे तो न्यू गिनिया और वो एरिया, या फिर उधर अमेजोन फॉरेस्ट उस तरफ भी आप जाओ तो मोर और लेस आपको प्रेजेंस मिल जाएगी। ये उन एरियाज में मिलते हैं जहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
मिट्टी फर्टाइल कौन सी होती है, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? वो मिट्टी वो होती है जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो आपको 7 से कम मिले। मतलब स्लाइटली एसिडिक जो भी सॉइल होती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है खेती के लिए या वेजिटेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो, ये जो जिस तरीके के स्वैम्पी हम ट्रीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पानी की प्रेजेंस है और दूसरा सॉइल कैसी है, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन बड़ी गजब की आपको मिल जाएंगी। और ये जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर इस पर्टिकुलर स्वैम्प ट्रीज की कमी आ रही है, एरिया जो है वो श्रिंक कर रहा है, भाई सीधी बात है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ आसपास में लगातार, आप कह सकते हो कि हमारे डेवलपमेंट के नाम पर हम आसपास की बायोडाइवर्सिटी को लगातार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो यहाँ पर लगातार जो है ये एरिया जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। अब होता क्या है कि केरला वाले एरिया में ये जो स्वैम्पी ट्रीज़ हैं, इनका नाम जो है वो ही इस पर्टिकुलर एरिया में इस स्वैम्पी एरिया को नाम देता है, दैट इज मेरिस्टिका मालाबारिका। ये ट्री है जिसको मालाबार नटमैग भी बोल दिया जाता है। आप देखोगे कि इसी के नाम पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो स्वैम्पी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं उनको नाम दे दिया गया। अपीयरेंस आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो ट्रंक है, ठीक है, तना है, उसी के बेस में से जड़ें निकल रही हैं। जड़ें अंदर दबी हुई नहीं है, थोड़ी ऊपर उठी हुई हैं। इस तरीके की जड़ों को बोल दिया जाता है स्टिल्ट रूट। क्या बोलेंगे? स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। और कई बार ऐसी टेंडेंसी भी दिख जाती है कि जड़ें जो हैं वो नीचे से उल्टा ऊपर आती हैं यूं, और वो फिर न्यू मेटाफोर्स कहलाते हैं। इस तरीके की टेंडेंसी आपको जनरली किस में देखने को मिलेगी? जो मैंग्रोव्स होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, उनमें देखने को मिलेगी। जब जड़ें जो हैं वो नीचे से ऊपर निकलती है और उन जड़ों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनसे वो ब्रीद करती हैं, ठीक है। जड़ें जनरली आपको पता है न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करती है, ठीक है, बॉटम से अप की तरफ, पत्तियों तक और ट्रंक में इधर। बट यहाँ पर जो न्यू मेटाफोर रूट्स होती हैं, न्यू मेटाफोर्स होते हैं, ये इस तरीके के छिद्र होते हैं, और ये जो जड़ें उल्टी ऊपर की तरफ निकली हुई रहती हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रीद भी करती हैं। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलेंगे, मतलब जो कोस्टल एरिया में आपको पेड़ पौधे मिलते हैं ना, उनमें बड़ी इनकी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। और अभी हम जिस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर केरला में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि मोरलेस वेस्टर्न घाट का ही सदर्न एक्सटेंट है। और नाम क्या है? मेरिस्टिका स्वैम्प्स। ये लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं अगेन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के चलते, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना रिसेंट टाइम में किस किस तरीके से। और वैसे देखा जाए तो इनकी लोकेशन आपको आगे तक भी एक्सटेंडेड मिल जाएगी इधर, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन दिखेगी वहाँ पर इनकी प्रेजेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है। चले आगे, नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट इज चिल्का लेक। चिल्का लेक की बात करें तो अब की बार क्या, सर्दी थोड़ी जल्दी आई थी और गई भी जल्दी है ना। देखो एकदम से फरवरी में किस तरीके से गर्मी बढ़ गई है ना, एकदम से ही, मतलब 2-4 दिन के फेर में ही सारा कुछ है वो चेंज हो गया। तो बेसिकली अभी क्या है वो सीन हम समझते हैं। तो चिल्का लेक जो है वो बेसिकली उड़ीसा में लोकेटेड है। एक लेगून है, लेगून का मतलब कोस्टल एरिया में बनी हुई एक लेक, जो कि नदियों के द्वारा लाया हुआ जो सेडिमेंट है उसकी वजह से एक एनक्लोज्ड एरिया बन गई, ठीक है, जिसका लिंक जो है वो माइन्यूट सी ओपनिंग की वजह से बे ऑफ बंगाल के साथ हो रहा है। और इस तरीके की जो लेक्स होती है इनको लेगून बोलते हैं। अब सीधी बात है, लेगून है और छोटी सी ओपनिंग से बे ऑफ बंगाल जैसी आप सॉल्टी वाटर की बड़ी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, तो पानी भी कैसा होगा इसका? ब्रैकिश। ब्रैकिश का मतलब खारा पानी ही यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अभी चिल्का लेक को क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि अब की बार बोले सर्दियां जल्दी आई, और जल्दी सर्दियां आने के चक्कर में यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स का तांता लग गया। मतलब दूर दूर से लाखों हजारों किलोमीटर के ट्रैवल करके माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो पोलर रीजन से आकर के और चिल्का लेक में आ जाते हैं। तो बोला अब की बार इस तरीके का एक इफेक्ट देखने को मिला। बट यस, अब की बार जिस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन जितना जल्दी देखने को मिला है ना, वो बड़ा अपने आप में ड्रास्टिक है।
ठीक है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि चिल्का लेक क्या क्या फीचर्स लेकर के चल रही है वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, इसका मतलब खारे पानी की झील है। दूसरा हमें ध्यान रख लेना है, ये लेगून मतलब कोस्टल एरिया में बनी हुई खारे पानी की झील हो गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि इसमें एक रिवर है वो अपना पानी ला के डाल रही है, जिसका नाम है दया रिवर। दया क्या है? बेसिकली महानदी रिवर है ना, महानदी की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ से देखो। और एक रिवर और है जिसका नाम है भागीरथी। दया और भागीरथी दोनों रिवर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं चिल्का लेक के पास आते आते, और फिर यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, और उन सेडिमेंट डिपॉजिट की वजह से ही ये लेक का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में अगर देखा जाए तो चिल्का लेक है ना, ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर जितने भी वेटलैंड्स है, वेटलैंड का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूँ कि ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी की प्रेजेंस आपको मोर और लेस थ्रू आउट ईयर दिखे, बट यस वहाँ पर पानी की जो हाइट है ना, बॉटम से लेके हाइट जो होती है वो 6 मीटर से ज़्यादा ना हो। अगर हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी वेटलैंड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करें तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं ना कि एग्रीमेंट है, जो कि ईरान की सिटी रामसर में फाइनलाइज हुई थी, जिसको रामसर कन्वेंशन भी बोल दिया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन के हिसाब से हमारे देश में फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो टैग था वो चिल्का को ही मिला था 1981 में। तो ये चीज़ अपने आप में चिल्का को एक बहुत ज़्यादा यूनिक आइडेंटिटी दे देती है। इसके अलावा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है ना, उसमें भी इसको इंक्लूड किया हुआ है, बट यस वो टेंटेटिव लिस्ट में। टेंटेटिव का मतलब कि आने वाले समय में यूनेस्को समय आते ही इसको डिक्लेयर कर देगा कि भाई ये जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बट यस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशन होती है जब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ना चिल्का लेक को, तब यूनेस्को उसको डिक्लेयर कर सकता है। और वहाँ पर और भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कुछ हो रही हैं तो उनको कंट्रोल करने के हिसाब से भी फिर ये स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर है कि चिल्का लेक हमारे यहाँ से पहली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड डिक्लेयर हुई। वेटलैंड का मतलब बता दिया, नम भूमि, वो ज़मीनें जहाँ पर मोर और लेस पानी आपको थ्रू आउट ईयर देखने को मिल जाए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको रिवर या लेक बोल दो, है ना, इतना पानी भी नहीं है पर इतना कम भी नहीं है कि सूखी ज़मीन बोल दो। तो एक ट्रांजिशनल सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये जो रामसर कन्वेंशन है ना, इसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। वो रिकॉर्ड किस लिए होता है कि मानो कोई भी लेक है या कोई भी वेटलैंड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर नमी है और वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ, चाहे प्लांट्स की बात करो चाहे एनिमल्स की बात करो, वो प्रेजेंट है। अगर वो पर्टिकुलर वेटलैंड जो है उसका इकोलॉजिकल बिहेवियर है वो या तो चेंज हो रहा है प्रेजेंट में, या फिर यूँ लग रहा है कि आने वाले समय में वो चेंज हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि वो वेटलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने वाली है। वो चेंज किस वजह से कर सकती है? नो डाउट क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि हाँ पहले बरसात आती थी अब नहीं आती है। या फिर ये कह दो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो वेटलैंड अपनी डेफिनेशन ही ख़त्म कर देगी या डेफिनेशन ही लूज़ कर देगी। तो उस केस में फिर रामसर कन्वेंशन के आधार पर ये जो भी वेटलैंड्स होती है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली, उनको एक रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। 2002 तक चिल्का लेक को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में एंट्री मिली हुई थी, बट इसको फिर 2002 में हटा दिया गया। कारण कि चिल्का लेक जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा इफेक्टिव काम किया और इकोलॉजिकल जो एक बिहेवियर है या फिर यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको मैनेज करने में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सफल रहा। बट वहीं दूसरी तरफ हम नज़र डालें ना तो आप अभी भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर इंडिया की 2 वेटलैंड्स के नाम पालोगे। एक तो कौन सी है? एक तो है आपका राजस्थान में जो केवलादेव बर्ड सेंचुरी है ना, भरतपुर में पड़ता है ये केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव घना, वो अभी नेशनल पार्क है वैसे वो, ठीक है, बर्ड सेंचुरी भी है। तो उसको अभी भी रामसर कन्वेंशन में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में एंट्री मिली हुई है। और दूसरा आपको मणिपुर में जो लोकटक लेक है, जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लैमजो, उसको भी, लोकटक लेक को भी है ना इसमें मेंशन किया हुआ है। तो हमारी ये 2 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस भी मिला हुआ है, बट यस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी इनको अभी तक रखा हुआ है। कारण कि इनका इकोलॉजिकल बिहेवियर, इकोलॉजिकल स्टैंड जो है वो लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ों को जानने की कोशिश की। चिल्का लेक के बारे में हमने जाना,
ठीक है। चिल्का लेक वैसे देखा जाए ना तो उड़ीसा से ही तीन तरफ से सराउंडेड है, एक तरफ आपको पता है बे ऑफ बंगाल की तरफ अपनी ओपनिंग भी रखती है। अब यहाँ पर चिल्का लेक वाले एरिया में एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहाँ पर आप देखो लेक के मोरलेस बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है नालबना आइलैंड। जब हमारे मॉनसून आता है ना, जब हमारे रेनफॉल सीजन आती है, तब तो देखो इन नदियों से क्या होता है, यहाँ पर पानी आता है और पानी से चिल्का लेक का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये जो आइलैंड है ये हो जाता है सबमर्ज, डूब जाता है। पर जैसे जैसे ही मॉनसून आउटब्रेक होना शुरू होता है, इसका मतलब हमारे आने लग जाती है सर्दियाँ, विंटर्स, और विंटर्स के टाइम पर आपको पता हमारे यहाँ पर इतनी रेनफॉल नहीं आती। तो उस केस में फिर इन रिवर से आने वाले पानी की क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस होती है, तो चिल्का में भी वाटर लेवल है वो ड्रॉप होने लग जाता है। तो सर्दियों के टाइम पर ये जो आइलैंड है जिसका नाम है नालबना आइलैंड, ये फिर से एक बार दिखना शुरू हो जाता है, अदरवाइज डूबा रहता है बरसात के टाइम पे। और फिर जैसे ही ये निकलता है बाहर तो आपको पता है कि एक ऐसा हैबिटाट क्रिएट हो गया जो कि एक वेटलैंड एरिया के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ पर एक तरीके से वाटर और लैंड दोनों, टेरेस्ट्रियल बोलो, ठीक है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों तरीके के, एक्वेटिक का मतलब पानी और टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीन, दोनों तरीके के इकोसिस्टम मिलेंगे। तो यहाँ पर फिर माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से इधर दूर दूर से आकर के और यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर निकलते हैं। तो इस तरीके से ये नालबना आइलैंड जो है ये अपने आप में एक बर्ड सेंचुरी के तौर पे भी इमर्ज हुआ, और इसको फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बर्ड सेंचुरी का टैग भी दे दिया गया। तो ये भी कई बार चिल्का लेक के आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, नालबना आइलैंड, ठीक है। तो इस चिल्का लेक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रेज़ेविले समिट। देखो ब्रेज़ेविले समिट जो है ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट रेन फॉरेस्ट एरियाज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम ब्रेज़ेविले के बारे में जानते हैं, फिर इस समिट के बारे में समझेंगे। ब्रेज़ेविले बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है, वहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में 3 एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेशन किया। एक तो था अमेज़न बेसिन, आपको पता है बहुत बड़ा एरिया, फॉरेस्ट एरिया। दूसरा कॉन्गो जो खुद कॉन्गो वाले एरिया में लोकेटेड है जहाँ पर ब्रेज़ेविले लोकेटेड है। और तीसरा आपका आ गया साउथ ईस्ट एशिया में जो बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उनका। तो इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए। टारगेट क्या था कि भाई ये हमारे रेन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, बोलो दुनिया में कार्बन कैप्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में ये बहुत ज़्यादा है। मोटी मोटी बात करें तो ये तीनों बेसिन्स, तीनों एरियाज मिल करके दुनिया की जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका लगभग 75% इन्हीं के पास में बायोडाइवर्सिटी है। और फॉरेस्ट कवर की बात करें तो जितना फॉरेस्ट कवर है उसका 80% इनके पास में है। तो अब आप देख लो कि अर्थ के सर्वाइवल, अर्थ प्लेनेट पे जो बैलेंस बना के रखना है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट इनका रोल हो जाता है। अब इनकी लोकेशन हम देखें एक बार, तो ये तो अमेज़न फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया साउथ अमेरिका में, ये आपका कॉन्गो बेसिन हो गया जो मोर और लेस सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में आ गया, और इधर आपका आ गया मेकोंग एंड बोर्नियो बेसिन जहाँ पर मेकोंग रिवर और ये बोर्नियो आइलैंड में बोर्नियो रिवर फ्लो होती है। तो इनके एरिया में भी आपको रेन फॉरेस्ट एरिया मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इधर से आपकी इक्वेटर पास होती है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की प्रेजेंस यहाँ पर है, और इन्हीं एरियाज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये मीटिंग जो है ये बुलाई जाती है। वैसे इसकी शुरुआत कब होती है, 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, यहाँ पर ये देख सकते हो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो रिवर कॉन्गो के आसपास में फैला हुआ बड़ा देश है। वहाँ पर एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक आपका आ गया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और एक इंडोनेशिया। बेसिकली कॉन्गो में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ध्यान से आप देखोगे तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तो ये रहा, यहाँ पर मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से ध्यान से देखेंगे आप। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तो ये हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये हो गया, और ब्रेज़ेविले जहाँ पर ये मीटिंग हुई है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तीनों ने मिलकर के 2018 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। टारगेट तो ये था कि ये जो कॉन्गो रिवर है, ठीक है, जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में फ्लो हो रही है, इस कॉन्गो रिवर के आसपास में एक पीटलैंड या फिर कॉन्गो बेसिन है जिसका नाम है, यहाँ पर देखो, शिवेटे सेंट्रले रीजन। क्या नाम है, शिवेटे सेंट्रले रीजन। ये एक पीटलैंड एरिया है, बोला इसको हमें डिग्रेड होने से बचाना है।
अब इसके कंजर्वेशन से लेकर के शुरुआत होती है इस पर्टिकुलर डायलॉग की। अब इस डायलॉग में फिर एंट्री किसकी हो गई? साउथ अमेरिकन रीजन की भी, जहां पर आपका अमेजोन बेसिन है। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि जिस पर्टिकुलर एरिया की कंजर्वेशन की बात सबसे पहले 2018 में उठाई गई ब्रेज़ेविले में, जहां से ब्रेज़ेविले डिक्लेरेशन और फिर ये मीटिंग होने लगी, तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये पीटलैंड होती क्या है? देखो, पीटलैंड बेसिकली वो होती हैं जहां पर आपको फॉरेस्ट एरिया मिल जाए। पीट वैसे देखा जाए ना तो कोयले की सबसे घटिया क्वालिटी वाला जो कोयला होता है जिसमें कार्बन कंटेंट मिनिमम होता है, उसको पीट बोलते हैं। बट यहां पर पीटलैंड की जो बात है वो मोर और लेस किस तरीके से है वो आप समझोगे, कनेक्ट हो जाएगा। देखो, जब कहीं पर भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया प्रेजेंट है या कोई भी ऐसा एरिया जहां पर फॉरेस्ट है, ठीक है, अब फॉरेस्ट है तो सीधी बात है वो वेजिटेशन कभी ना कभी तो टूटेगा, गलने की कोशिश करेगा, डिकम्पोज होने की टेंडेंसी रखेगा। बट अगर अगर कहीं पर वो फॉरेस्ट जो पहले वेजिटेशन था, पेड़ पौधा वनस्पति था, वो अब डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो पड़ा पड़ा वो काला होने शुरू कर देगा। अपना जो कलर है उसका मोर और लेस मिट्टी के साथ मिक्स होकर के ब्लैक होने लगेगा। बट यस, कंप्लीट डिकम्पोजिशन उसका नहीं हो पा रहा है। अगर ये इक्वेटर के आसपास में है तो नो डाउट यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि कोंगो बेसिन के आसपास में पानी की प्रेजेंस बहुत है, वाटर लॉक्ड एरिया है, तो इस वजह से वो जो पत्तियां या फिर जो भी वनस्पति गलती है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, और वहां पर उस एरिया में मोर और लेस जो प्लांट टूट रहा है या वहां पर एक तरीके से अपनी उम्र खत्म करके गलने की टेंडेंसी रख रहा है, डिकम्पोज होने की टेंडेंसी रख रहा है, वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, उसको बहुत समय लग रहा है। और इस तरीके से फिर जो एक लैंडफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, या फिर ये कहो इस तरीके से वहाँ की जो कॉम्पोजिशन तैयार होगी, उसी को फिर पीटलैंड बोल दिया करते हैं। अब आप देखो कि पीटलैंड कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वो अब आप नेक्स्ट पॉइंट में समझ जाओगे। जंगल है, क्या है जी ये? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके ही तो पेड़ बने। अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंटेंट अगर डीकम्पोज होने की टेंडेंसी रखे और उसको वहाँ पर पानी की प्रेजेंस के चलते, वाटर लॉगिंग के चलते या वाटर फ्लडिंग की वजह से वहाँ पर वो डीकम्पोज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर की थी जब वो जीवित था वो वेजिटेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कैसे स्टोर रहेगी कि नहीं। अब अगर इस केस में इसको डीकम्पोज या इस पर्टिकुलर पीटलैंड को डिस्ट्रॉय होना अलाउ कर दिया जाए, तो आप बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा कि नहीं? एटमॉस्फेयर में होगा। तो इस वजह से पीटलैंड का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ब्रेज़ेविले डिक्लेरेशन है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से एरियाज हैं उनको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। देखो, अमेजोन बेसिन की बात करें तो इसमें मेन कौन से कंट्रीज आ गए? साउथ अमेरिकन, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ये छोटे मोटे सारे कंट्रीज आ जाते हैं जो कि अमेजोन बेसिन के आसपास में है। इसी तरीके से कोंगो बेसिन की बात करें तो इसमें देखो मेन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये दोनों तो आ गए। इसके अलावा कोंगो भी आ जाता है, इसके अलावा कैमरून आ गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गया, ठीक है, ये इंक्लूड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया है। और आज के टाइम की अगर बात करें तो अमेजोन फॉरेस्ट एरिया से भी ज़्यादा इफेक्टिव कार्बन कैप्चर आपका कोंगो बेसिन करता है। ये अपने आप में बहुत एक कहते हैं ना कि शॉक की बात भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया गया है, बहुत हद तक वहाँ पर एरिया जो है फॉरेस्ट का वो रिड्यूस हुआ है एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन, मानव जनित तत्वों या कारणों की वजह से। अब यहाँ पर ये जो कोंगो बेसिन है ना, यहाँ पर जो जंगल है वो सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, क्योंकि फूड बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और तीसरा आपका बेसिन आ गया मैकोंग रिवर वाला, और ये बोर्नियो वाला। मैकोंग रिवर है वो मोर और लेस आपको साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो होती हुई दिख रही है, और इधर आप देख सकते हो बोर्नियो आइलैंड जो है इंडोनेशिया का बड़ा आइलैंड है वहाँ पर। तो ये पूरा एरिया मिला करके ये भी मोर और लेस रेन फॉरेस्ट एरिया में आ जाता है। तो ये तीनों एरियाज के कंजर्वेशन के लिए ये मीटिंग जो है ब्रेज़ेविले ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिसके चलते फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इंश्योर किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और एडिशनल मैं आपको बता दूं इसमें
कोंगो बेसिन की बात ऑलरेडी हमने कर ही ली है, वही आपको ध्यान रख लेना है कि कोंगो बेसिन को लंग्स ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं और कार्बन सिंक में नंबर 1 पर आता है। ठीक है, अमेजोन दूसरे पे आता है और मैकोंग और ये बोर्नियो वाला नंबर 3 पे आता है कार्बन सिंक की अगर बात की जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडिया सरपासेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स। देखो, सरपास का मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने जो टारगेट रखे थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में, उनको इंडिया टाइम से पहले ही अचीव कर चुका है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया के टारगेट्स क्या थे। ये समझ में आएगा तब हम आराम से समझ जाएंगे। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये ओजोन की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ओजोन की प्रोटेक्शन से। अब हमने अभी बात की थी कि शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस हैं, वो तो कहीं ना कहीं ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अब ओजोन बचाने की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम जिस ओजोन को बचाने की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है। इसका मतलब वो ओजोन जो हमें सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। डन। तो ऐसे में आप देखो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनलाइज हुआ था 1987 में। डेट याद रख लेना, 16 सितंबर। और अगर आपको ध्यान हो तो इंटरनेशनल ओजोन डे या वर्ल्ड ओजोन डे भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 1987 में फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि हमें ओजोन को बचाना ज़रूरी है। कारण कि जो साउदर्न पोल है, सदर्न पोल है, जहाँ पर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट लोकेटेड है, वहाँ पर ओजोन की थिकनेस लगातार रिड्यूस हो रही है। तो उस चक्कर से वहाँ पर ओजोन होल डिक्लेयर कर दिया गया। अब सीधी बात है, ओजोन की थिकनेस कम होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज इजीली एंटर हो पाएंगी कि नहीं? अगर वो एंटर होंगी तो फिर भैया इकोलॉजी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1987 में ये फाइनल किया था कि ओजोन डिप्लीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इनका जो यूज होता है, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इनका यूज किस में होता है? रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इनमें यूज होता है। आपने सुना होगा ना, गाड़ी की गैस खत्म हो गई इसलिए एसी ठंडा नहीं कर रहा, अब गैस डलवानी पड़ेगी। तो वो गैस एक्चुअल में कौन सी थी? इन्हीं दोनों में से कोई सी गैस जो कि रिलीज हो गई। अब वो रिलीज होकर के कहाँ जाएगी? सीधी बात है, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहां जाकर के ओजोन के साथ रिएक्ट करके और ओजोन को ब्रेक कर देंगी ऑक्सीजन और एक आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, जो कि फिर बाद में अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में फिर ये जो एलिमेंटल ये जो एक जो एलिमेंट आपका टूट गया ऑक्सीजन का, इसके साथ में क्लोरीन रिएक्शन करके ClO बना लेगा और इसके चक्कर में फिर O2 रह जाएगा केवल। और वो O2 जो है वो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने में सक्षम नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम किसने डाल दी? क्लोरीन ने। तो इस क्लोरीन का प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कि रेफ्रिजरेशन या AC के अंदर यूज होती है गैस। तो बोले इसको हमें खत्म कर देना है। ये ही था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि इसको खत्म करके हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे जाना है। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या निकला? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों को हटा करके आप आओ किस पे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे। तो इससे क्या होगा कि बोला ओजोन का डिप्लीशन की जो प्रॉब्लम है वो बोला हमारी ठीक हो जाएगी। और इसी टारगेट को ध्यान रखते हुए इंडिया ने जो कमिटमेंट ले रखा था कि भाई हम 2030 तक जितना हमारा 2009 में एमिशन हुआ करता था, किसका? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B का, उसको हम 33% तक रिड्यूस कर देंगे। वो एक्चुअल में इंडिया ने अपने टारगेट्स को 2030 की बजाय 2023 में ही अचीव कर दिया। ये डिक्लेरेशन फाइनल हुआ कब? जब दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज राउंड 28 चल रहा था। उस टाइम पर इंडिया की तरफ से ये अप्रूवल, अपना एक अनाउंसमेंट हो गया। और इस अनाउंसमेंट में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये तो आई जाएगी, और दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों ने इस बात पे अप्रूवल दे दिया कि वाकई में इंडिया ने अपने टारगेट्स जो हैं वो 2030 के पहले ही अचीव कर लिए। तो ये है आपका कि एक्चुअल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट क्या लिया हुआ था इंडिया ने और कैसे इसको सरपास कर दिया। ठीक है, अब इन जो ये कॉम्पोजिशंस है जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं HFC, उनका जो 141B वेरिएंट है, इसका अभी यूज अभी भी होता है कूलिंग की बजाय
फोम मैन्युफैक्चरिंग में जो स्पॉन्ज बनता है ना, फोम बनाने में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लीटिंग एक सब्सटेंस है, तो इसको हमें फेज आउट करना है, धीरे धीरे करते हैं। जो टारगेट था वो तो चलो हमने टाइम से पहले अचीव कर लिया, बट यस कंप्लीट फेज आउट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इसमें मुझे नहीं लगता आपको फिर से कुछ बताना है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो टारगेट लिया है ना, कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इन दोनों को रिप्लेस करना चाहते हो, किसके साथ में? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ में। ये दोनों तो चलो ठीक है कि ओजोन को डिप्लीट करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ओजोन को खत्म करने में रोल प्ले करते हैं, बट ये जो आपका रिप्लेसमेंट है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी कोई कम प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब हमारे आसपास में जो ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसको बढ़ाने में ये काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ग्रीन हाउस गैस है तो ये भी तो खतरा ही है फिर। अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के पीछे ग्लोबल वार्मिंग के पीछे ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तो ही, अब ये एक और एडिशन हम कर रहे हैं जो कि मोर और लेस हमने एक रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया, बट इसको भी हमें फेज आउट करना है। तो ऐसे में 2016 में एक मीटिंग होती है रवांडा की कैपिटल किगाली में, और किगाली अमेंडमेंट उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बाद फाइनल होता है। और वो अमेंडमेंट क्या था कि जी हमने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये डिसाइड किया था कि हम CFC और HCFC को रिप्लेस करके HFC यूज़ करेंगे, तो किगाली अमेंडमेंट में क्या फाइनल हो गया कि भाई HFC को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इसकी जगह भी कोई दूसरा ही ऑल्टरनेट हमें लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती चली जाएगी और इसके चलते फिर ग्लोबल वार्मिंग और वो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम वो बढ़ती चली जाएगी। तो किगाली अमेंडमेंट ने क्या कर दिया कि HFC को भी हमें ख़त्म करना है। तो इंडिया के पास में किगाली एग्रीमेंट के तहत कब तक का टारगेट लिया हुआ है कि हम HFC को भी बिल्कुल ख़त्म कब तक करेंगे? 2047 तक। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी पहले है, 2036 तक ही उनको ख़त्म कर देना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, और उसी के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया 2016 में रवांडा की कैपिटल किगाली में, जिसको किगाली अमेंडमेंट बोल दिया, जिसमें आपको HFCs की जो प्रेजेंस है उसको एलिमिनेट कर देना है 2047 तक, और डेवलप्ड कंट्रीज़ को उसको और भी पहले करना पड़ेगा 2036 तक। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। नॉर्मली देखें ना तो ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज आई, अल्ट्रावायलेट रेज आएगी तो ओजोन किस में टूटेगी? ऑक्सीजन प्लस एक एलिमेंट और एक तो एलिमेंटल ऑक्सीजन हो गया और एक आपका एक मॉलिक्यूल टूट गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पर फिर क्लोरीन की एंट्री हो जाती है। तो इसको फिर बाद में ये ऑक्सीजन दोबारा रिएक्ट ना कर पाए, इस चक्कर में फिर बाद में ओजोन की क्वांटिटी रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐसे कैसे रह गया, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन के साथ बाइंड हो गया, तो क्लोरीन क्या करता है, ऐसे करते करते पता नहीं कितनी ओजोनों को बर्बाद कर देता है, और इसके चक्कर में ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस, और उसी को बोल देते हैं ओजोन होल। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके टारगेट्स और उसमें अमेंडमेंट्स जो लाए गए वो हमने देखे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। अभी क्या होता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इंपॉर्टेंट सिटी, एक बड़ी सिटी जिसको बहुत ज़्यादा फेम मिला हुआ है, दुबई, ओके। तो वहाँ पर अभी क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की 28वीं मीटिंग है ना, वो कंक्लूड होती है, और उस मीटिंग में क्या आउटकम्स थे, इंडिया का क्या स्टैंड था, वो जानने से पहले हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये मीटिंग होती क्यों है, और अभी तक 28 मीटिंग्स हो चुकी है, तो क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम भी मिला है, कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेजेस आए हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है हमारी UPSC प्रिपरेशन की जर्नी में। तो देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा UNFCCC की जर्नी को। शुरुआत होती है 1992 में, जब रियो अर्थ समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में। अर्थ समिट क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से एक ग्लोबल अप्रोच थी जहाँ पर आप एनवायरनमेंट के लिए दुनिया को सीरियस होते हुए देखते हो, और उसमें दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे, चाहे फिर वो अलग अलग सरकारों के लीडर्स हो, जो कोई NGO हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके द्वारा वहाँ पर पार्टिसिपेशन दिया गया। और वो मीटिंग जो थी उसको बोला गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। इस मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर फोकस किया गया, और वो रिपोर्ट आई थी किसके द्वारा?
IPCC के द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें ये बोला था, उस रिपोर्ट में ये फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट थी IPCC की। इसके बारे में हमने प्रीवियसली अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो आप अगर याद है तो आप रिकॉल कर पाओगे। तो IPCC की उस रिपोर्ट में ये बोला था कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और सही समय पर सही इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। प्रॉपर उनके लिए जो भी हमें फंड्स की या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो अवेल करा देनी चाहिए। तो इस चीज़ पर ध्यान देते हुए UN सीड की इस मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन या एग्रीमेंट फाइनलाइज होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसी कन्वेंशन या इसी एग्रीमेंट की 28वीं मीटिंग थी, जहां पर दुनिया के टॉप लीडर्स जो थे वो दुबई में इकट्ठा हो रखे थे 2023 में, और ये फाइनल हो गई, कंक्लूड हो गई 2023 में। अब देखो, हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर COP28 में किन किन बातों पर एग्रीमेंट हुआ और किन चीज़ों को लेकर के इंडिया ने अपना डिसएग्रीमेंट दिया है। सबसे पहली चीज़ तो कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था ना, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट ऑफ 2015, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 भी बोलते हैं, मतलब जब 21वीं बार UNFCCC के सिग्नेटरी कंट्रीज इकट्ठा हुए थे, और वो कहाँ पर हुए थे, 2015 में हुए थे पेरिस में। तब एक एग्रीमेंट फाइनल हुआ था कि हमें कैसे भी करके जितना आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जितना भी टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में हमें 1.5 डिग्री या हद मार के 2 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है जब तक ये 21st सेंचुरी कंप्लीट होती है। पर सही मायने में देखें तो IPCC की फर्स्ट रिपोर्ट में तो UNFCCC इस्टेब्लिश हुआ, बट आज तक जो 6 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं उनमें साफ साफ क्या कहा जा रहा है। छठी रिपोर्ट तो क्या कह रही है कि ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो तो बढ़ चुका है, और जहाँ तक इसी तरीके से चलते रहे तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको 2030 से पहले पहले ही राइज होया हुआ मिल जाएगा, और इसी तरीके से चलते रहे तो 2043 से 47 के बीच में आपका जो अपर टारगेट है ना, कौन सा टारगेट, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी बोले क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से असेसमेंट आया। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 है ना, ये एक कह सकते हो कि एक ऐसा पड़ाव है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब वो बातें क्या थी वो समझते हैं। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में एक प्रोविज़न था कि 2023 का जो साल होगा उसको हम ग्लोबल स्टॉक टेक के तौर पे देखेंगे। इसका मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अभी तक सरकारों ने जो अलग अलग कमिटमेंट्स लिए थे उन कमिटमेंट्स की दिशा में सही काम हो रहा है कि नहीं। क्लाइमेट चेंज का जो हमने टारगेट लिया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने देना, क्या हमारे एक्शंस अप्रोप्रिएट हैं या कुछ एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ चेक करने का जो प्रोविज़न है उसको ग्लोबल स्टॉक टेक बोल दिया। वो होना कब था, 2023 में। तो 2023 में हुआ और इनएडिक्वेट पाया गया। वो तो नो डाउट आपको पता है कि सबसे बड़ा कारण तो ये दे दिया जाता है कि भाई लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ब्लेम करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, बोले ये एमिशन करते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना रहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पहले ही एमिट कर दिया। बोला दुनिया में जितना एमिशन होना चाहिए था ना, है ना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अगर हम मोटा मोटा लेकर के चलें प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में 21वीं शताब्दी के अंत तक, तो उसका बोला 80% तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ऑलरेडी एमिट कर दिया। बोला हमें कहाँ से तुम लोग घसीट रहे हो। और साथ में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कई बार कमिट कर रखा है, जैसे COP15 की बात करें, ठीक है, 2009 में हुई थी कोपेनहेगन डेनमार्क में। उसमें ये बोला था कि हम $100 बिलियन की असिस्टेंस देंगे इसको डेवलपिंग कंट्रीज़ को। किसने कमिट किया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। उसमें से अभी कुछ $1 मिलियन आए, बिलियन तो बहुत दूर की बात है। तो बोलो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कमिटमेंट पे नहीं उतरते हैं, अपनी कही हुई बात को कहते हैं ना कि दे नेवर वॉक द टॉक, ये बोला जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा ब्लेम करते हुए डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और ये रियलिटी भी है, ठीक है। दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्री ये बोलते हैं कि भाई अब क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी साथ में आना चाहिए। तो इस केस में फिर इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज साफ साफ कह देते हैं कि बोले तुम दोगली बातें करते हो। इस चक्कर से जो ये डिवाइड है ना डेवलप्ड और डेवलपिंग का, इसके चक्कर में ये एग्रीमेंट्स है ना ये धरे के धरे रह जाते हैं, मीटिंग्स बार बार होती रहती हैं। बट यस, हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जानना ज़रूरी है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ईयर था 2023। टारगेट ये था कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, कार्बन बेस्ड जो भी आपके फ्यूल्स हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उनसे आप रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी की तरफ किस हिसाब से जा रहे हो उसको चेक करना है।
इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जिसमें टारगेट ये था कि कैसे भी करके फॉसिल फ्यूल की ऊपर डिपेंडेंसी आप ख़त्म करो। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 228 COP28 में एक इम्पॉर्टेंट कहते ना कि एक प्रॉमिसिंग कदम उठाया गया है, वो ये था कि जो अनअबेटेड कोल पावर यूसेज है उसको रिड्यूस किया जाएगा। एक तो था फेज आउट करना, ध्यान से समझना वर्ड्स को, एक तो वर्ड होता है फेज आउट और एक होता है फेज डाउन। ठीक है, फेज्ड डाउन, फेज आउट का मतलब तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो और फेज डाउन का मतलब धीरे धीरे आप रिड्यूस करोगे। तो ऐसे में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज हैं, सीधी बात है हमारे यहाँ पर तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो उसमें अराउंड या मोर देन 60% या अराउंड 70% हमारी रिक्वायरमेंट हम कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे पूरी करते हैं। कोयला जलता है, पानी को गर्म करके स्टीम बनती है, स्टीम से हम टरबाइन रोटेट करते हैं, फिर बिजली बनती है। तो इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ ने इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रांगली एकदम कह दिया कि भाई फेज़ आउट करना तो मोर और लेस हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, ना ही हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है और ना तुम लोग पैसा देते हो ना टेक्नोलॉजी देते हो, तो फिर इस तरीके का दबाव क्यों। तो फिर ये दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, फेज डाउन करना शुरू करते हैं। फेज डाउन का मतलब क्या हो गया कि समय के साथ में इस तरीके से फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो इंडिया और चाइना ने भी कहा फेज डाउन वाली बात ठीक है, तो हमने एग्री कर दिया। तो ऐसे में जो अनअबेटेड कोल पावर प्लांट्स हैं, अनअबेटेड कोल पावर प्लांट्स का मतलब हो गया कोयले से आप बिजली बनाते हो ना, तो कोयला जलेगा तो क्या निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस को अगर आपने कैप्चर करने की व्यवस्था कर रखी है, जो भी एमिशन होता है उसको कैप्चर करके उसको ट्रीट करके ओवरऑल आपका एमिशन जीरो अगर कर देते हो, तो वो अबेटमेंट हो गया। दैट मीन्स आप कार्बन एमिशन को कंट्रोल करते हुए फिर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। बट यस, अगर आपके कोल पावर प्लांट कुछ ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो वो अनअबेटेड कोल पावर प्लांट हो गए। तो बोले इन पर डिपेंडेंसी जो है वो समय के साथ में कम की जाएगी। तो इसके लिए इंडिया चाइना ने बाद में बोल दिया ठीक है कि फेज डाउन करना इज ओके, बट फेज आउट करना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी जो दी जाती है, जैसे आप देख सकते हो कि कुछ कंट्रीज हैं या फिर हम भी कहें तो कहीं ना कहीं फ्यूल पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, तो उसके चलते बोले एक तो एनर्जी पोवर्टी पर ध्यान नहीं दिया जाता। एनर्जी पोवर्टी का मतलब क्या हो गया कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आप अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कुक फूड की बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको कि एनर्जी एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा। तो बोलो कुछ फूड, ये जो फॉसिल सब्सिडी दी जाती है इसके चलते बोलो इनइक्वालिटी चलती चली जा रही है, तो इसको ख़त्म करने की बात की गई। फेज आउट इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़, ठीक है जी। जो आप कैरोसिन पर इन पे जो आप देते हो सब्सिडी, या फिर आप एलपीजी पे इन पे आप जो सब्सिडी देते हो, बोलो इनको आप ख़त्म करो या रिड्यूस करो इस तरीके की, और इसको सही डायरेक्शन में लेकर के जाओ। इसमें बात क्या थी कि आप फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करो, ये बात यहाँ पर बोली गई। इसके अलावा ये टारगेट रखे गए थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में, या रखे गए हैं कि 2050 तक पूरी दुनिया को नेट ज़ीरो एमिटर बना देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कार्बन एमिशन होता है उतना ही कैप्चर करने की व्यवस्था, चाहे जंगल फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन करके करो, या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए आप कोई मेथड तैयार करो, उससे काम करो। तो कुल मिलाकर के जितना कार्बन एमिट हो बोलो उसका हम कैप्चर करने की व्यवस्था करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जितनी बोला आज के समय क्षमता है उसका 3 गुना कैपेसिटी हमें 2050 तक डेवलप कर देनी है। और ये डेवलप करने का जो टारगेट है 3 गुना, आज का 3 गुना, तो वो कैसे अचीव होगा, इसका तरीका ये बताया है कि मान लो आज 2023 में रेट जिस स्पीड से या जिस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स इंस्टॉल कर रहे हो ना, उस स्पीड को आप डबल कर दो। इससे क्या होगा कि जो आज के समय में जितनी कैपेसिटी है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ करके 3 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से 2030 तक का तो टारगेट लिया है ये कि भाई जिस स्पीड से आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करते हो, जितने प्लांट आप एक साल में लगाते हो, उसको आप 2 गुना कर दो। और इसका टारगेट ये रहेगा कि 2050 आते आते आप जितना आज के समय में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसका 3 गुना आप अचीव कर लोगे। तो रेट तो करनी है एनुअल रेट को तो करना है डबल,
और ओवरऑल टारगेट क्या है कि आज की जितनी है उसका 3 गुना। इस तरीके की बातचीत हुई। अब देखो इंडिया ने 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव में तो देखो अपना पार्टिसिपेशन दिया, और बाकी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जहां पर इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया। तो जिनमें दिया ये तो थे की आउटकम्स कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बातचीत हुई। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंडिया ने खुद ने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं कि क्या हम क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव जो लीड किया गया वो था ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इसका मतलब जो नदियों के आसपास में सिटीज़ हैं, जैसे हमारे देश में आप देखो दिल्ली की बात कर लो, यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है, यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। तो ऐसे में रिवर सिस्टम को भी मैनेज किया जाए और सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मैनेज किया जाए। तो उसके लिए ये एक अलायंस जो है वो इंडिया ने स्टार्ट किया। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, भाई सीधी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी को हमें प्रमोट करना है ना, तो कहीं ना कहीं हमें फंड्स की फैसिलिटी को तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना एनवायरमेंटल एक्शंस के लिए डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको हम एनकरेज करें कि भाई ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए हम डिफरेंट बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं और उन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर दो, जिसके चलते आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करना पॉसिबल हो सकेगा। तो इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडिया ने लीड किए, याद रख लेना, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है। बट कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनसे इंडिया ने खुद को दूर रखा। पहला पॉइंट तो ये कि डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेल्थ पे असर पड़ रहा है उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट था, इंडिया ने मना कर दिया, हम अभी साइन नहीं करेंगे। दूसरा था ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, जिसमें क्या टारगेट था कि आज के समय में जितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका आप 3 गुना कर दोगे 2050 आते आते। ओवरऑल देखा जाए तो 2030 तक 11,000 गीगावाट तक की आपको इंस्टॉल कैपेसिटी डेवलप करनी है ग्लोबली। तो इंडिया ने देखो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया ये कहता है कि हम ऑलरेडी हमारे टारगेट्स को, कहते हैं ना कि जो बड़े कंट्रीज है ना उन सब में, जो बड़ी इकोनॉमीज है उन सब में इंडिया बाकी बड़ी इकोनॉमी से फार बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया ने बोला हम इस चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते कि हाँ जी हम यहाँ पर कमिट कर दें वो करें, हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं, बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तीसरा, डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी एक रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा है कि थर्मल एनर्जी को जो है वो हम न्यूक्लियर एनर्जी से रिप्लेस कर दें, बट वही चीज़ आती है कि न्यूक्लियर एनर्जी में फिर आपको हो सकता है कि कई बार प्रेशर में आकर के अगर इंडिया इस चीज़ को साइन कर दे, मान लो कि हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम 3 गुना कर देंगे, तो भाई आपको फिर बाद में यूरेनियम इंपोर्ट करने की इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज दे नहीं रहे हैं और फिर वो दबाव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी पे भी सवाल उठ सकता है। सवाल का मतलब ये हो गया कि हमें एनर्जी के मामले में हम जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं उनके लिए हमें कुछ गिने चुने देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ जाएगा, तो वो इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑन फूड सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्शन, जिसमें ये था कि एग्रीकल्चर को इस तरीके से तैयार किया जाए जिसमें कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो सके। तो अगेन इंडिया अपने लेवल पे ये काम कर रहा है, तो इंडिया ने इस पर भी साइन नहीं किया। इसके अलावा ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसमें ये था कि भाई मीथेन एमिशन को भी कंट्रोल किया जाए, एग्जैक्टली उसी लाइन पे जिस तरीके से कार्बन एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल करने की बात होती है। बट इंडिया की तरफ से क्या कंसर्न आता है कि भाई सीधी बात है, मीथेन एमिशन में एक तो जो एनिमल हस्बेंड्री का काम है, ठीक है, जो हम गाय भैंसे ये पालते हैं, तो इनका जो एक्सक्रीटा होता है, इनका जो डंग होता है या फिर इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके चलते भी एमिशन होता है मीथेन का। और अगर उसको कंट्रोल करने की बात करें तो सीधी बात है, आप हमारे यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जिसके चलते कई करोड़ों लोगों का पेट भरता है। भाई सीधी बात है, डेयरी सिस्टम से कितने लोगों का पेट भरता है हमारे यहाँ पे। और दूसरा, चावल की खेती होती है ना, पैडी कल्टीवेशन, उसमें से भी मीथेन का एमिशन होता है और हमारे यहाँ पर चावल की खेती बहुत होती है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी खुद की इंटरनल इशू को ध्यान रखते हुए जो मीथेन से रिलेटेड जो प्लेज ली गई थी, जिसमें टारगेट ये था कि 2030 तक 30% तक रिडक्शन किया जाएगा मीथेन एमिशन का, तो उसको भी इंडिया ने नहीं साइन किया। ये कह दिया भाई हमारा मामला, हम इसमें थोड़ा सा खुद अपने हिसाब से देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ध्यान होगा कि चाइना में तो कोयला या कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है वो, और इंडिया में जो एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर है उसके चलते कहीं ना कहीं मीथेन एमिशन ज़्यादा होता है। और इन दोनों को कंट्रोल अगर किया जाए तो देखो, चाइना की बात है तो चाइना जाने, बट हमारे लिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बिल्कुल रोकना
मीथेन एमिशन को कंटेन करने के चक्कर में वो हमारे ही किसानों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, तो उस चक्कर में फिर हमने ये साइन नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो प्रोविजंस या फिर पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए। फिर आता है हमारा क्लाइमेट चेंज का लास्ट आर्टिकल, दैट इज ड्राई स्पेल इन वेस्टर्न हिमालयाज। देखो, हिमालयन रीजन की बात करें ना, तो हमारे देश में जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पर इस तरीके से हिमालयाज़ की पोजीशन है। अब इसमें वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात की जाए तो इस एरिया में कौन कौन से एरियाज़ आ गए? आपके जम्मू एंड कश्मीर आ गए, आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, आपका उत्तराखंड आ गया। ओके, तो इसमें पर्टिकुलरली फोकस है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया का, क्योंकि यहाँ पर हर विंटर्स में स्नोफॉल देखने को मिलता है, या स्नोफॉल के अलावा यहाँ पर रेनफॉल पैटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। और सर्दियाँ आए तो डेफिनेटली स्नोफॉल ही हो जाता है, वो पानी जो है नीचे गिरता या फिर नीचे गिरता है बर्फ़ के फॉर्म में ही। तो एक्चुअल में अब की बार क्या हुआ, ठंड आ गई और ठंड आने के बावजूद भी स्नोफॉल नहीं देखा गया। आप देख सकते हो ये गुलमर्ग की फ़ोटो है, दिसंबर के महीने में आप देखोगे कि वहाँ पर स्नोफॉल और प्रेसिपिटेशन जो है, वाटर की जो ड्रॉपिंग है वो स्टार्ट हो जाती है कश्मीर वाले एरिया में, बट अब की बार नहीं देखी गई। और ये चीज़ क्या शो करती है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और जो एक क्लाइमेट चेंज का जो सिनेरियो है उसका असर हम हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ में देख पा रहे हैं। तो अब की बार क्या होता है कि कश्मीर वाले एरिया में दिसंबर और जनवरी महीने में जो बर्फबारी होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन डेफिसिट को देखने को मिला है। लगभग 75% तक आपको डेफिसिट दिखा है। अब आप देख लो कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है ये। कश्मीर वाले एरिया में बरसात या फिर ये जो पैटर्न शुरू होता है ना प्रेसिपिटेशन का, ये बताया जाता है लगभग 22 दिसंबर से शुरू हो जाता है और ये 70 दिन के लगभग चलता है, 70 डेज। इसका मतलब फिर आप मान के चलो दिसंबर के आपके 10 दिन मान लो, ठीक है, और 2 महीने फिर जनवरी और फरवरी और मानो। अब की बार लेट हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ भी है, अब जाकर के हुआ है, बट यस 2023 वाला जो टाइम था उसमें तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। बहुत न्यूज़ भी बनी थी, बोला अब की बार तो बर्फ़ के बिना ही रह गया गुलमर्ग, इस तरीके की न्यूज़ बनने लग गई थी, है ना। तो वहाँ पर जो 70 दिन का स्पेल है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो चीला कला, एक चीला खुर्द और एक चीला बाची। तो चीला कला पहले आता है, फिर चीला खुर्द वाला एरिया टाइम आता है, फिर चीला बाची। अब इस टाइम पर जब रेनफॉल अगर रिसीव हो जाता है, ये प्रेसिपिटेशन रिसीव हो जाता है ना, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आराम से पानी परकोलेट करके और यहाँ के जो वाटर एक्विफर्स है, ग्राउंड वाटर ना, वो रिचार्ज हो जाता है। पर क्या है अब की बार ये बरसात या प्रेसिपिटेशन टाइम पे नहीं मिली, तो इस वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाया। तो इसके चलते वहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। जो नीचे का पानी है ना, ग्राउंड वाटर, वो नीचे धंसता या नीचे जाता चला जा रहा है। और इसी के चलते वहाँ पर अब सीधी बात है, ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है कि मॉइस्चर की कमी थी हवा में मॉइस्चर की कमी रही तो कंडेंसेशन नहीं हुआ तो रेनफॉल नहीं हुआ। और इसी मैकेनिज्म के तहत अगर वो ही पानी सॉलिड फॉर्म में गिर जाए तो स्नोफॉल के फॉर्म में हो जाता है। स्नोफॉल भी नहीं देखने को मिला, या मिला भी तो बहुत लेट। अब सवाल ये आता है कि इसके कारण क्या हैं, वो हमें समझने हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज़ में जो विंटर्स के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे जो बारिश या फिर जो भी नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर जो हमें रेनफॉल या स्नोफॉल दिखता है ना, वो मेजरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दिखता है। अब की बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो लेट आए हैं। अब ये क्या होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वो समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको पता है ये मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ से क्या होता है कि इस एरिया में वेस्टर्लीज हवाएं, मतलब वेस्ट से चलने वाली जो हवाएं हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती हैं। अब यहाँ से ये मॉइस्चर जब लेकर के आती हैं और यहाँ पर हिमालयन रीजन जो है वो एक तरीके से बैरियर का काम करता है। तो ये हवाएं जब यहाँ पे मॉइस्चर लेकर के आएंगी ना, तो वो फिर यहाँ पे टकराने की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको मिल जाएगी। ओरोग्राफिक का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहाड़ बीच में आ जाता है, तो जो मॉइस्चर लैडन विंड्स हैं वो मजबूरन हवाएं ऊपर उठने की टेंडेंसी रखती हैं, और ऊपर रखेगी तो कंडेंसेशन होगा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होता है हाइट के साथ, और फिर रेनफॉल वहाँ पे रिसीव हो जाता है। और अगर ज़्यादा हाइट पे है तो वहाँ पर फिर आपको स्नोफॉल भी दिख जाएगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, ये सर्दियों के टाइम पर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। बट अब की बार क्या हुआ, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो हैं वो लेट आए, बहुत ज़्यादा डिले कर गए। तो एक तो कारण बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की एब्सेंस की वजह से हमारे यहाँ पर रेनफॉल या स्नोफॉल नहीं आया। दूसरा कारण है
अल नीनो का इम्पैक्ट। अल नीनो इम्पैक्ट क्या होता है, इसको सिंपल सा तरीके से, वैसे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हो, ठीक है, अभी रिसेंट टाइम पे ऋषभ सर ने ये चीज़ एक्सप्लेन की है और ये चीज़ आती रहती है अल नीनो वाली। इसमें क्या होता है कि आपका जो ये सदर्न पैसिफिक रीजन है, जहाँ एक तरफ तो वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मान लो और एक तरफ आपका मान लो साउथ अमेरिका, तो इन दोनों के बीच में जो पानी का सर्कुलेशन है ना, अब इक्वेटर के आसपास में है तो सीधी बात है हॉट वाटर है। तो जब पानी गर्म रहता है, ठीक है, या फिर ये कहो कि हॉट वाटर का जो मूवमेंट है, ठीक है, इक्वेटर के आसपास वाला, उसका मूवमेंट अगर साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहता है, मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ठीक है ना, अगर हॉट वाटर की मूवमेंट साउथ अमेरिका से इस तरफ मूव कर जाता है, या फिर आप कहो कि टेम्परेचर जो है वो ऑस्ट्रेलियन साइड में आपको ज़्यादा मिल रहा है और साउथ अमेरिकन साइड में आपको कम मिल रहा है, तो इस वजह से जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है ना, वहाँ पर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। तो इसका मतलब हवाओं की डायरेक्शन आपको इस तरफ दिखाई देंगी, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ फिर वो हवाएं आएंगी तो किससे आ रही है, किसके ऊपर उड़ रही हैं वो हवाएं आ रही हैं ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ, तो इन हवाओं को बोल देंगे ईस्टर्ली। देखो हवाओं का जो नाम पड़ता है ना, वो बेसिकली उनकी किस डायरेक्शन से ओरिजिन हो रही है उसी से, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम पड़ा ना, तो ये वेस्टर्लीज हैं क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होकर के फिर आपकी तरफ आ रही हैं, इसलिए इनको वेस्टर्लीज बोल दिया गया। और यहाँ पर हम एल नीनो की बात, ये अभी की सिचुएशन की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो सदर्न पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हवाएं ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको लो प्रेशर मिलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में रेनफॉल अच्छा हो गया। और जब यहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है तो इसका फ़ायदा हमारे यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और इस तरीके की कंडीशन है, नॉर्मल है कि हाँ भाई हवाओं का जो मूवमेंट है वो मोर और लेस साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। अब यहीं पर ये थोड़ा सा सिचुएशन को आप कह सकते हैं ना कि हीटिंग जो है इक्वेटर के आसपास में उसको थोड़ा बढ़ा दो, अगर बढ़ेगा तो हवाएं और ज़्यादा स्पीड से आएंगी, और ज़्यादा गर्म हवाएं आएंगी, और ज़्यादा मॉइस्चर लेकर के आएंगी, तो और ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो इस तरीके की कंडीशन तो देखो ला नीना कहलाती है, ठीक है, कि जब ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में रेनफॉल अच्छा मिल जाए आपको, और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर भी देखने को मिल जाए, हमारे इंडिया वाले एरिया में भी। पर वहीं दूसरी तरफ इसका रिवर्स कर दो कि ये जो हवाओं की डायरेक्शन है, या फिर ये जो गर्म पानी का जो मूवमेंट है साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये रिवर्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया से ये जाने लग गया किसकी तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ, और साउथ अमेरिकन कोस्ट जो है वहाँ पर टेम्परेचर को इसने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्रिएट क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, और लो प्रेशर जो है वो अपनी तरफ हवाओं को खींचेगा, तो अब हवाओं की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल रिवर्स, ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ हवाओं की डायरेक्शन। और इस टाइम पर आपको रेनफॉल कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में क्या पड़ेगा, सूखा, और हमारे यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन होती है ना, जब साउथ अमेरिकन कोस्ट पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा, लो प्रेशर मिले और यहाँ पर रेनफॉल मिल जाए, तो इसको बोलते हैं अल नीनो, और ये हमारे मानसून के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मानसून की नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सर्दियों की बारिश की। तो सर्दियों की बारिश पर इस अल नीनो ने क्या किया है कि नॉर्मली जब कभी भी अल नीनो स्टार्ट होने वाला होता है, इसका मतलब कि साउथ अमेरिका वाले एरिया में तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, प्रेशर आपका घट रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया से हवाओं का मूवमेंट उस तरफ जाने लग जाता है। तो जब ये शुरू होने वाला होता है ना, और उस टाइम पर विंटर्स का टाइम हो, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं इंडिया की तरफ, और वो हमारे यहाँ पर रेनफॉल करते हैं। बट अब की बार मामला थोड़ा बिगड़ गया, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये जो अल नीनो ईयर है उसमें भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इतने इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए। ध्यान रखें, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिस साल अल नीनो होता है उस साल हो सकता है कि आपको मॉनसून कमज़ोर मिले, मोर और लेस कमज़ोर ही होता है। मॉनसून का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल आता है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से, वो हमारे कमज़ोर पड़ जाता है बरसात के सीजन में। बट विंटर्स के टाइम पे अल नीनो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फेवर करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को हमारी तरफ खींचने में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अल नीनो का साल है, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नॉर्मल पैटर्न है वो चेंज हो गया और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पड़ गए वीक, और इस वजह से जो है वो कश्मीर वाले एरिया में या फिर नॉर्दर्न इंडिया वाले एरिया में हमें रेनफॉल या स्नोफॉल दिसंबर और शुरुआती जनवरी के टाइम पे नहीं देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा एक कारण और बताया जा रहा है, वो ये कि आप देखोगे
कि यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन जो है वो अब की बार नेगेटिव देखा गया, जबकि पॉजिटिव होता है तो वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। सबसे पहले, क्योंकि देखो अल नीनो ला नीना ये तो बार बार आते रहते हैं, पर ये नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन क्या है, ये हो सकता है आपके लिए फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है, तो वो समझना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखो यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस तरीके से ये एस की शेप में है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से इमेजिन करके चलना भाई, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरफ से ये जो ठंडा पानी है ऊपर जा कर के, जैसे ये गल्फ स्ट्रीम जाती है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। ओशनिक करंट जो फ्लो होती है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, हॉट वाटर करंट है, और फिर वो ऊपर जा कर के बाइफर्केट हो जाती है। एक तो आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है और एक इसी का पार्ट टूट करके नीचे की तरफ घूम करके आ जाता है, जिसको हम कैनरी वेव या करंट बोल दिया करते हैं, जो कि मोर और लेस कोल्ड वाटर करंट है, क्योंकि वो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ठंड का माहौल बनता है। किस जगह पे, अफ्रीका के इधर वाले एरिया में हाई प्रेशर सिचुएशन बनती है, अफ्रीका के इधर वाले एरिया में, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं विंटर्स की। विंटर्स का मतलब इस टाइम पे सन की पोजीशन क्या आप सोच रहे हो, वो है साउथ में, सदर्न पोल की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर एक तो ये ठंड का माहौल, और दूसरा ये साइबेरियन रीजन उठा करके देख लो, या फिर यूरोप के ईस्टर्न पोर्शन को उठाओ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी तो ठंडी है, ठंड है, और ज़मीन का एरिया है, ज़मीन है, ज़मीन ठंडी, ठंडी का मतलब टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर डाउन का मतलब प्रेशर हाई। अब हाई अगर प्रेशर होगा तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर और यहाँ पर भी हाई प्रेशर। अब इन दोनों की रिलेशनशिप जो है ना, वो डिसाइड करेगी इन वेस्टर्ली मूविंग विंड्स की स्पीड क्या रहेगी, इनका क्या अमाउंट रहने वाला है। कैसे, देखो अगर यहाँ पर अटलांटिक के नॉर्दर्न पोर्शन में प्रेशर ज़्यादा हाई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप इस एच को देखो थोड़ा बड़ा दिखा रखा है, अगर ये ज़्यादा हाई है तो यहाँ से हवाओं का मूवमेंट इस तरीके से जाएगा, जो कि मेडिटेरेनियन सी से पुश करते हुए इंडिया तक भी पहुँचेगा। तो इस केस में तो क्या हो गया कि अगर नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन में हाई प्रेशर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न यूरोप, तब तो मान के चलो वो नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन का पॉजिटिव फेज है, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक की तरफ आपको ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है और वो हवाओं को धक्का मार रहा है ईस्ट की तरफ। ओरिजिन कहाँ से, वेस्ट से जा किधर रही है, ईस्ट की तरफ। तो ये विंड कैसी होगी, वेस्टर्लीज, और यही वेस्टर्लीज फिर हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के तौर पे रिसीव होती है हिमालयन रीजन में। तो जब पॉजिटिव होता है नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, तब तो देखो हमें रिसीव होती है रेन बढ़िया, ये यहाँ से आगे तक मूव करके आ जाती हैं। बट वहीं दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट हो गया कि आपका ये जो यूरोपियन या यूरेशियन रीजन में जो प्रेशर है वो तो है ज़्यादा, और यहाँ वाला ये पड़ गया कमज़ोर आपका। तो इस केस में अब हवाओं की डायरेक्शन डोमिनेट कौन सी करेगी, आपकी ये जो यहाँ से आने वाली ईस्टर्लीज हैं, कौन सी, यूरेशियन रीजन से या फिर पोलर रीजन से, वो हवाएं डोमिनेट कर जाएंगी और ये कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसका मतलब यहाँ से आप सीधी सा बात समझ सकते हो कि ये तो हो गई कमज़ोर और ये डोमिनेट कर गई। तो अब बताओ ये वेस्टर्लीज जो उधर जा रही हैं उनको धक्का मारेगी कि नहीं उल्टा आने के लिए, इस चक्कर से फिर ये कमज़ोर पड़ जाती है हमारी तरफ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो। इसका मतलब नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन जब नेगेटिव होता है तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं विंटर्स में रेनफॉल कम करता है, और वहीं नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन अगर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा मिल जाए आपको, तो हवाओं की डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली वेस्टर्ली मिल जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट, और उसका बेनिफिट हमें भी रेनफॉल के तौर पे रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होगी कि नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन है ना, उसमें अब की बार जो जनवरी 2024, दिसंबर 23 और 2024 जनवरी, इसमें आपको नेगेटिव NAO दिखाई मिला, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ। उसी का नतीजा क्या हुआ कि हमें कश्मीर वाले एरिया में रेनफॉल रिसीव नहीं हुआ। आई बात समझ में। इसके अलावा एक जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट और है, वो और हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। देखो यहाँ से आप देखोगे तो इस तरफ से यहाँ पे जो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, आप अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे ना एटमॉस्फेयर में, तो ऊपर की तरफ भी कई बार हाई स्पीड विंड्स 900 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बहुत स्पीड से दौड़ने वाली हाई स्पीड विंड्स हैं, वो फ्लो करती हैं एक अपने फिक्स पाथ पर, ठीक है, जिनको बोल दिया जाता है जेट स्ट्रीम। अब वो जेट स्ट्रीम जो वेस्ट से आ रही है वो भी क्या करती हैं अपने साथ में इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया तक लेकर के आती हैं।
अब ये जेट स्ट्रीम अगर कमज़ोर पड़ जाती है ना, तो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर रेनफॉल नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है या क्या बताया जा रहा है, वो ये कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हैं ये जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय से टकरा करके साउथ की तरफ ना आकर के ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में थोड़ी नॉर्थ में ही रह गई। वैसे देखा जाए तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो वेस्ट से आने वाली जेट स्ट्रीम है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों बोला? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के ऊपर है ना, इसलिए। ट्रॉपिक्स कहाँ तक हमारे इंडिया में, ये आपको पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर फिर सब टेम्परेट रीजन आ गया। तो वहाँ पर ये बाइफर्केट ना हो करके और मोर और लेस हिमालय के नॉर्थ से ही अगर निकल जाए तो फिर हिमालयन रीजन के साउथ में ना आते हुए नहीं आएगी, तो सीधी बात है हवाएं भी अपने साथ में नहीं लेकर के आएगी, तो उसका फिर कॉलिजन अगर हिमालय से नहीं होगा तो फिर कहाँ रेनफॉल होगा। तो जेट स्ट्रीम का भी शिफ्ट करना नॉर्थवर्ड, ये भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कमज़ोर करने का काम कर देती है। तो कुल मिलाकर तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स मिल के और डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्दर्न हिमालयाज़ हैं वहाँ पर रेनफॉल या स्नोफॉल रिसीव होगा या नहीं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आया होगा। और एक ये जो पोर्शन है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इसका भी असर जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो क्या क्या कारण हो गए? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो वीक पड़ गए, अल नीनो इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते फेवरेबल नहीं रह पाया विंटर्स के टाइम पे, और तीसरी चीज़ आपकी आ गई कि जेट स्ट्रीम जो है जो आपकी तरफ इधर आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं पोल की तरफ शिफ्ट हो गई, हिमालय से साउथ की तरफ ना जा करके। और चौथा कारण आपको नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन का नेगेटिव होना पाया। तो इस तरीके से कई चार कारण हैं जिनका कॉम्बिनेशन सेट हो गया और रिजल्ट ये हुआ कि आपको दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में स्नोफॉल बहुत कम या फिर दिखाई ही नहीं दिया अगर हम वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करें। इसीलिए क्या बोल दिया कि अब की बार हमें वेस्टर्न हिमालयाज़ में ड्राई स्पेल जो है वो देखने को मिला। ठीक है, तो ये था सारा हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पोर्शन।